तो हमने इसमें क्या बताया, पहला मोनोटोनिक, ये इधर लिख लीजिए थोड़ा सा बड़े में, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, SEQ है, सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव is always convergent and converges its upper bound। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस का कंसेप्ट है हमारा, अब ये सीक्वेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन उसमें एक चीज बता दिया है कि बाउंडेड अबव, ये इसका अपर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड, बढ़ते हुए जा रही है, इसका अपर बाउंड है। तो इसका मतलब जब हम n को इन्फिनिटी भेज रहे हैं तो वो मैक्सिमम यहां पहुंच जा रही है, बाउंडेड हो जा रही है। इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो हमेशा किसको इंप्लाइज करेगी, कन्वर्जेंट को। अब किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा इसी में नंबर 2, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, monotonic decreasing sequence, monotonic decreasing sequence and bounded below, monotone decreasing हो और bounded below हो, is always convergent and converges क्या कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस इट्स लोअर बाउंड इसका जो होगा वही कन्वर्ज करेगी। कि अगर इसमें ये कहने का अर्थ है कि कोई सीक्वेंस है डिक्रीजिंग है, जैसे ये इंक्रीजिंग का केस था, आप इसको ग्राफिकल ऐसे भी बना सकते थे, अगर इसको देखते हैं तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये इंक्रीज करते हुए जा रही है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ मिल गया। जब आप n को इंफिनिटी जा रहे हैं तो इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने अपर बाउंड में कन्वर्ज कर चुका। अगर ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ से आपको ये इस टाइप से जा रहा है, और जैसे ही n को आप इंफिनिटी जा रहे हो तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है तो हमेशा अपने लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, मतलब हमेशा अपना लोअर बाउंड ही उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, जो लोअर बाउंड होगा वही उसका लिमिट बन जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। अगर इंक्रीजिंग है तो जो इसका अपर बाउंड है वही उसकी लिमिट बन जाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये अभी दो चीजें, अभी इसमें दो और लिखवाना है। अभी हमने जो भी बात किए हैं बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, अगर मान लो इंक्रीजिंग है अनबाउंडेड अबव है, ये दोनों समझ में आ गया है नहीं पहले सबको? शांत रहिए, यहाँ यस लगा लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया शिव सर्कल वाला। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये कर रहा है इंक्रीजिंग हो, अगर इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस हमेशा अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, और अगर डिक्रीजिंग है बाउंडेड अबव है तो हमेशा अपने लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। अब हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जो इंक्रीज करे और बाउंडेड भी हो, इंक्रीज करे और बाउंडेड भी हो, या डिक्रीज करे बाउंडेड हो। जैसे मान लो पहले मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, अगर हम सीक्वेंस को ले लें an बराबर 1/n, तो आप ये चेक कर चुके हैं कि ये जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस है। ये पहली चीज तो ये बाउंडेड है, और l बराबर 0 लोअर बाउंड है, और u बराबर 1 अपर बाउंड है।
अपर बाउंड है। अब आपको ये भी बताइए एंड an जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है? डिक्रीजिंग है। यहां मैं इसे सबको साइड में लिख रहा हूं। ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड है, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड इसका 1 है, और ये सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इससे आइए, सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है। सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, बाउंडेड और एबव दोनों है, लेकिन बाउंडेड बिलो है या नहीं है? भाई दोनों है तो बिलो भी है, तो बाउंडेड बिलो भी है, तो बाउंडेड बिलो का लोअर पॉइंट 0 है। और अगर आप इस पे इंफिनिटी लगाओगे एस n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1/n कहां चला जा रहा है? 0 पे। 1/n कहां जा रहा है? 0 पे। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है भाई, इस डिफिनेशन से कन्वर्जेंट है। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, या इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगा? जो इसका लोअर पॉइंट हो। लोअर पॉइंट क्या है, या लोअर लिमिट? लोअर बाउंड यही है, तो इसकी लिमिट पॉइंट देखिए 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो 0 बन रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट हुआ। समझ में आया या नहीं? तो नेक्स्ट हमारा ये बता रहे हैं इसी में नंबर 3 और नंबर 4 हो गया। ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है कि अ सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग, मतलब अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस an, मान लेते हैं सीक्वेंस क्या है? an एंड अनबाउंडेड एबव, मतलब ये है कि सीक्वेंस कोई है जो हमारा इंक्रीज करते हुए जा रही है, लेकिन कहां तक जा रही है ये पता नहीं है। इंक्रीज कर रही है, कहां तक जा रही है ये पता नहीं है। तो मोनोटोन इंक्रीजिंग है लेकिन अनबाउंडेड है एबव, मतलब अपर बाउंड इसके पास नहीं है। तो हम हमेशा ये कहेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग हो, अनबाउंडेड एबव हो, तो हमेशा वो डाइवर्ज करेगी। और किस पॉइंट पे डाइवर्ज करेगी? प्लस इंफिनिटी पे। प्लस इंफिनिटी पे हमेशा डाइवर्ज करेगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम सिर्फ an को ले लें, केवल n, आपको मोनोटोन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या चेक करना है कि मोनोटोन इंक्रीजिंग चेक करना है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे an है, तो an प्लस 1 कितना हो जाएगा? इंक्रीजिंग का कंसेप्ट n प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो an प्लस 1 माइनस an का कंसेप्ट लोगे, इसमें तो टोटल 1 बचेगा। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपने देखा कि an प्लस 1 माइनस an भी ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका ये अर्थ हुआ कि an प्लस 1 ग्रेटर देन an। ये कंडीशन आ गया, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो इंक्रीजिंग है। यहां से तो ये पता चल गया कि आपका ये सीक्वेंस है। an प्लस 1 निकालिए, यहाँ पे an प्लस 1 माइनस an कर दिए। इसमें आप जैसे इसमें से n घटाओगे तो 1 बचेगा। 1 जो है हमेशा क्या रहेगा? हमेशा किसी भी n के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसलिए ये भी किसी भी n के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे। तो यहाँ पे ये जब राइट में जाएगा तो an प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ ये जो सीक्वेंस है an वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के साथ साथ बाउंडेड या अनबाउंडेड, तो ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड एबव। बट an बराबर जो n है वो क्या है? अनबाउंडेड एबव। अनबाउंडेड एबव है। इसका ये अर्थ हुआ दिस इंप्लाइज an डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो डाइवर्ज करेगा किस पे? प्लस इंफिनिटी पे। यही डिफिनेशन। अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड एबव है। मोनोटोन इंक्रीजिंग यहां से प्रूफ हुआ, और आपको हमने पहले बता चुके हैं ये अनबाउंडेड है, क्योंकि 1 2 3 4 5 बढ़ते जाओगे आप तो एक समय इंफिनिटी पे इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी आने का मतलब अनबाउंडेड, प्लस इंफिनिटी मतलब एबव अनबाउंडेड। अनबाउंडेड एबव है तो हमेशा किस पे डाइवर्ज कर रहा है? प्लस इंफिनिटी पे। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल इसी का लोअर के लिए सेम टू सेम यही बोला है कि मोनोटोन डिक्रीजिंग हो एंड अनबाउंडेड बिलो हो, देन सीक्वेंस an इज ऑलवेज डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी। जैसे आपने अभी यही ले लीजिए कि an बराबर हमने माइनस n ले लिए,
माइनस एन ले लेंगे तो यहाँ चेक करेंगे कि ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। आप इसी कंडीशन चेक करिएगा, इट इज मोनोटोनिक, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का सिंबल, ये डिक्रीजिंग का सिंबल, ठीक है। एंड क्या है, अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे -1 -2 -3 डॉट 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 इस प्रकार से, इसका ये हुआ कि अनबाउंडेड, अनबाउंडेड क्या, बिलो, अनबाउंडेड बिलो, मतलब लोअर बाउंड इसके पास नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि एन जो होगा वो डाइवर्स करेगा कहां पे, डाइवर्स, डाइवर्स टू माइनस इंफिनिटी। अब चाहे तो आप यहां तक के चेक करिए, एस एन को इंफिनिटी भेजेंगे तो माइनस एम कहां चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी जाएगा, इसलिए आपको ये सीक्वेंस कहां डाइवर्ज कर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी पे। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आपको मिलते जाएंगे जो डिक्रीजिंग होंगे, अनबाउंडेड बिलो होंगे तो माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, अगर इंक्रीजिंग होंगे, अनबाउंडेड अबव होंगे तो प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। तो ये डाइवर्जेंट के डिफिनीशन से आ गया आप। तो इस समय हम लिख रहे हैं अ मोनोटोनिक सीक्वेंस नेबर ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका ये अर्थ है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक, इसका मतलब चाहे मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो वह सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होगा। वन टाइम में एक ही बार हो, या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग में आए या मोनोटोन डिक्रीजिंग में आए। ये नहीं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आप कंसीडर कर ले एक साथ, तब गड़बड़ हो जाएगा। या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में ये सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं होगा। दूसरा चीज, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसका ये अर्थ है जो ऊपर लिखे उसी का कन्वर्स टाइप से, कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो या तो वो कन्वर्जेंट होगी या तो वो डाइवर्जेंट होगी, कभी ऑसिलेटरी नहीं होगी। नंबर थर्ड में लिखा हूं अ सीक्वेंस एन व्हिच हैज मोर देन वन लिमिट, मोर देन वन लिमिट पॉइंट, देन सीक्वेंस एन इज नेवर मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस एक से अधिक लिमिट पॉइंट रखता है तो कभी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। इसका ये मतलब कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट वहां नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब बात आती है कुछ स्पेशल एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन टाइप से डिस्कस द फॉलोइंग question, following sequence, discuss the about discuss the about following sequence, following sequence। जैसे पहला आपको बताना है इनका क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये -1 की पावर n, दूसरा -2 होल टू पावर n, तीसरा ये सब सीक्वेंस ही है। नंबर थर्ड वन इज गोइंग, क्या पता नहीं, -n -1 की पावर n। नंबर 4 -n स्क्वायर। नंबर 5 sin -n। नंबर 6 sin
1/n। नंबर 7 cos 1/n। इन सभी सीक्वेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। नोट करिए अच्छे से और अच्छे से सॉल्व करिए। हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। 1/1 स्टेप से सबसे पहले पहला है नंबर फर्स्ट। जितनी नोट पॉइंट लिखा है उन्हीं में से कोई ना कोई अप्लाई हो जाएगा अगर आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट आपका है -1 की पावर n। तो ये सीक्वेंस क्या है? दिस इज an बराबर जो है आपको -1 की पावर n है। ये क्या है? इट इज बाउंडेड। बाउंडेड है पहली चीज। बाउंडेड है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड -1, अपर बाउंड -1। ये चीज याद रखना है। और ये क्या है? दूसरे इसमें ये फर्स्ट टाइप से हमने इसमें सारा डिस्कस। दूसरे टाइप से ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। इट इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing। तो ये सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। बट ये क्या है? इट हैज 2 लिमिट पॉइंट। अगर एक सीक्वेंस के पास एक से अधिक लिमिट पॉइंट हो जाए तो यहां पे मैंने देखा आपको बताया ऑसिलेटरी सीक्वेंस का कंसेप्ट कि अगर कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसका ये मतलब है दिस इंप्लाइज an जो भी है -1 की पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। CGT नॉट कन्वर्जेंट। अब कल जो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है तो वह किस केस में आ जाता है? तो दिस इंप्लाइज इट इज ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो कल वाला कंसेप्ट कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑसिलेटरी हो गया, वो भी फाइनाइट ऑसिलेशन के साथ। बाउंडेड है तो फाइनाइट ऑसिलेटरी, अगर इनफाइनाइट होता तो क्या होता? इनफाइनाइट मतलब अनबाउंडेड होता तो इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता। तो ये अभी तक जितना चीज मैं लिखा हूं इससे अधिक इसके बारे में नहीं पूछेगा। डिस्कस में मैंने सारा चीज इसके बारे में बिहेवियर लिख दिया हूं कि इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नंबर 2। यहां पे हमारा 2 है तो इसको हम लिखेंगे कितना? इसको हम लिखेंगे -2 की पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर n इंटू -1 की पावर n। इस टाइप से लिख सकते हैं। और जैसे ये लेंगे तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है क्योंकि ये 2 की पावर n आ रहा है। तो ये क्या है? अनबाउंडेड है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड। इट इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्योंकि ये प्लस और माइनस इंफिनिटी दोनों जा रहा है। ना तो इसके पास लोअर बाउंड है और ना ही इसके पास अपर बाउंड है। कैसे? अगर आप इसमें रखो, पहले मान लो सिंपली ऐसे चेक करिए। अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आएगा, -2 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 2 रखने पर 4 आएगा। 3 रखेंगे ये माइनस देगा, 2 के बाद 3 -8 होगा। 4 रखेंगे तो ये 16 होगा। तो आपको देखिए इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इधर जाएगा प्लस इंफिनिटी, इधर जाएगा कितना? -इंफिनिटी। तो क्या ऐसा कोई चीज आपको मिल रहा है कि यहां से स्टार्ट होकर इधर जाए इधर जाए? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां जा रहा है, फिर एक बार यहां आ रहा है, फिर एक बार यहां जा रहा है। तो इसका ये अर्थ है
कि ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट मतलब इधर से अप डाउन कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, और ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ना तो इसके पास लोअर बाउंड है और ना ही इसके पास अबव बाउंड है। तो ये क्या है? अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, और डाइवर्ज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो सिंपली 2 की पावर n, जब n क्या हो? n इवन हो, और ये -2 की पावर n जब n आपको क्या हो? ऑड हो। अगर आप यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं, अगर इसी को n को अगर भेजते हैं इंफिनिटी, तो ये जो पूरा an है, an कहाँ जाएगा? an प्लस इंफिनिटी पे भी जाएगा, और an कहाँ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। यहाँ दिख भी रहा होगा, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो एक साथ प्लस और माइनस दोनों जा रहा है। अनबाउंडेड भी है और प्लस और माइनस दोनों एक साथ जा रहा है। अगर एक साथ जा रहा है, इसका मतलब वो डाइवर्जेंट नहीं है। अगर इसको डाइवर्जेंट होना चाहिए तो या तो प्लस पे जाना चाहिए या तो माइनस पे जाना चाहिए। तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड जो प्लस और माइनस दोनों, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पहले ये। और अगर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, अब इसका लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट नहीं है। और यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कि इट डज नॉट have any limit point, मतलब ये एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज कि दिस इंप्लाइज -2 की पावर n इज नॉट डाइवर्जेंट, क्योंकि अनबाउंडेड है तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन ये डाइवर्जेंट नहीं है, नॉट डाइवर्जेंट। DIV मतलब डाइवर्जेंट, ये ध्यान रखिए, नॉट डाइवर्जेंट। अगर डाइवर्जेंट नहीं है तो इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और अच्छा, ऑसिलेटरी में किस टाइप का? इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, क्योंकि अनबाउंडेड है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइप का ऑसिलेटरी होगा। वो आपको लिख लेना है, हो जाएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम आप थर्ड वाले को चेक कर लीजिएगा। अब ये थर्ड वाला सेम टू सेम, जहां 2 है वहां n कर दीजिए, तो ये भी आपको क्या है? ये डाइवर्जेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट इसी टाइप से आ रहा है। तो ये ऑसिलेटरी होगा, लेकिन इनफाइनाइट ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि अनबाउंडेड है। और नंबर 4 के लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा सा, नंबर 4 के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो नंबर 4 के लिए an बराबर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं -n²। अगर -n² है तो अगर इसका कंसेप्ट देखेंगे तो -1 आएगा, -4 आएगा, -9 आएगा, इस प्रकार से जा रहा है। इस प्रकार से अगर जाते हुए कहां चला जाएगा? एक समय आएगा -इंफिनिटी जाएगा। जब आप n को इंफिनिटी भेजोगे तो ये कहां चला जाएगा? -इंफिनिटी। इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन मिनिमम नहीं मिल रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? इट इज अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड above, और u बराबर -1 इज अपर बाउंड। तो अब ये क्या है? ये बाउंडेड आपका, ये जो है ये बाउंडेड क्या है? बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबव है, लेकिन बिलो अनबाउंडेड है। अगर बिलो अनबाउंडेड है और डिक्रीजिंग भी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एंड an बराबर -n² इज डिक्रीजिंग, आप चेक कर लीजिएगा, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, अनबाउंडेड बिलो है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज an बराबर -n² इज डाइवर्स टू -इंफिनिटी। अनबाउंडेड है बिलो और डिक्रीजिंग है, तो -इंफिनिटी पे हमेशा डाइवर्स करेगी। ये नंबर 4। अब नंबर 5 है, नंबर 5 ये ऑसिलेटरी है। आप इसको चेक कर लीजिएगा,
साइन इन्फिनिटी आएगी, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। मैंने कल पढ़ाया था, वहां प्लस साइन प्लस में था या माइनस में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, वह प्लस एन लिखे थे या माइनस एन लिखे हैं, कल मैंने इसको कराया था। ये आपका ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, लेकिन बाउंडेड है। पांचवे के लिए मैं लिख दे रहा हूं, जो आपका एन है साइन माइनस एन, ये जो है इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। एल बराबर -1 लोअर बाउंड, u बराबर 1 अपर बाउंड, but it is neither increasing nor decreasing. This implies an, ये क्या है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, और इसका जो लिमिट पॉइंट होता है, इसका लोअर बाउंड -1 अपर बाउंड ये, बट यहां लिखिए बट एज n tending to infinity, this implies sin minus infinity क्या a finite lies between, this implies lie between -1 to 1। तो साइन इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है या तो -1 होगी या तो 1 होगी, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसके पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो गया, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो गया, तो दिस इंप्लाइज इट हैज मोर देन 1 लिमिट पॉइंट। अगर एक से अधिक लिमिट पॉइंट हो गया, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस जो भी है आपके पास साइन माइनस एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इट इज ऑसिलेटरी। यहां लिख लेना पूरा आप लोग। तो ये सीक्वेंस क्या हो गए, ऑसिलेटरी। अब इसके बाद जो लास्ट में दोनों बच रहे हैं, साइन 1/n कॉस 1/n, इन्फिनिटी रखोगे तो साइन 0 आएगा, कॉस 0 1 आएगा, ये दोनों कन्वर्जेंट है।